नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। किसान भाइयों, इस समय हम झाबुआ में हैं। झाबुआ हमारे प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। झाबुआ एक पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ की भूमि ढालू है। यहाँ के हमारे किसान भाई, जब हम उनसे मिले तो हमें लगा कि खेती बाड़ी में उनको तकलीफ होती है, पर बदलते वैज्ञानिक युग के साथ साथ हमारे यहाँ के किसानों ने भी खेती के नए कीर्तिमान स्थापित कर दिए हैं। साथ में ही यहाँ के हमारे किसान भाई उद्यान की फसलों में अग्रणी स्थान प्राप्त कर रहे हैं। इन पहाड़ी एवं ढालू क्षेत्रों में बागवानी हमारे झाबुआ के नहीं पूरे प्रदेश के किसान कैसे करें, इस तमाम बातों की जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र झाबुआ के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर IAS तोमर साहब। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे प्रदेश के किसान, साथ में झाबुआ के किसान भी आपसे जानना चाहेंगे कि कृषि विज्ञान केंद्र झाबुआ के अंतर्गत ये जो भूमि है ये कैसी है, यह किन किन फसलों का उत्पादन होता है? जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, झाबुआ धार का कुछ हिस्सा, अलीराजपुर जो ज़िले हैं, इनको एक अलग जलवायु क्षेत्र के रूप में बांटा गया है, क्योंकि यहाँ की जो टोपोग्राफी है वो बिल्कुल अलग है। इसलिए इसकी एक झाबुआ हिल के नाम से इसकी स्थापना की गई और उसके हिसाब से यहाँ पर हम लोग फसलों का चुनाव करते हैं। साथ ही साथ ये देखते हैं कि जैसे जब ढाल वाली ज़मीन होती थी तो कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना के समय लोगों में उतना ज्ञान नहीं था। जैसे ढाल वाली फसलों में हमको लाइन सोइंग करना है, लाइन सोइंग के साथ साथ में ढाल के विपरीत दिशा में सोइंग करनी है। इसके अलावा जब हमने देखा कि जहाँ ज़्यादा ढाल वाली ज़मीन है, उस ढाल वाली ज़मीन पर यदि हम वृक्षारोपण करें और वृक्षारोपण में भी उस तरह से प्लांटेशन किया जाए कि जिससे कि पौधों को यदि हम ड्रिप, जो आजकल की आधुनिक पद्धति है, उसके साथ यदि जोड़ देते हैं तो मुझे लगता है कि किसानों को काफ़ी लाभ होता है। और ऐसी प्रक्रिया अपनाकर हमने झाबुआ ज़िले के किसानों के साथ कृषि को काफ़ी आगे बढ़ाया। इसके साथ ही साथ यहाँ पर उद्यानिकी की काफ़ी संभावना थी और ये जो अपनी जैसे अमरूद है या आम है और इस तरह से जो चीकू है, इसके अलावा भी बहुत सारे फसलें जो हमारे यहाँ झाबुआ क्षेत्र में लगी हुई हैं और उससे काफ़ी किसानों को लाभ हो रहा है। तो यहाँ की ढाल वाली ज़मीन को हम लोगों ने उसको उपयुक्त बनाते हुए और खेती में भी इन तरीकों को अपनाते हुए उसको काफ़ी लाभ पहुँचाया है। जी डॉक्टर साहब, निश्चित तौर से आपने इस क्षेत्र में हमारे जो किसान यहाँ के झाबुआ के जिनसे हम मिले उनसे ऐसा लगा है कि आपने काफ़ी मेहनत की यहाँ पर। डॉक्टर साहब, जब पहाड़ी क्षेत्रों पे हम ऊपर चढ़ते हैं तो किस तकनीक से आप वृक्षारोपण कराते हैं और कब कराते हैं, अगर बागवानी की बात करें हम? जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि बागवानी में या वृक्षारोपण के लिए सबसे जो उपयुक्त समय होता है वो वर्षा ऋतु के समय में हमको वृक्षारोपण करना चाहिए। और इसकी जो तैयारी होती है वो हम मार्च अप्रैल में हम लोग पहले से गड्ढे खोद कर तैयार कर लेते हैं। और उन गड्ढों में हम ये देखा जाता है कि यदि ज़मीन ज़्यादा हल्की है तो पहले से ही जहाँ पर अच्छी मिट्टी उपलब्ध है उसकी मिट्टी लाकर उन गड्ढों के साथ मिलाकर और उनको हम आधी उस काली मिट्टी और दूसरा उसमें गोबर की खाद मिला के उस गड्ढों को भर देते हैं। और भरने के बाद जब जैसे ही बारिश होती है, बारिश होने के तुरंत बाद उस समय हम ये चाहते हैं कि ये जो सबसे अच्छा समय ये होता है बारिश के लिए कि यदि हम बरसात शुरू होने पर किसी भी पौधे का यदि रोपण करते हैं तो उसकी सर्वाइव होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। आप यदि 12 महीने में पौधे को लगाएंगे तो उसकी जो संभावना होती है सर्वाइवल की वो होती कम होती है। और यदि उसी पौधे को हम यदि वर्षा ऋतु की शुरुआत में लगाएं तो मुझे लगता है सबसे अधिक पौधे सर्वाइव होते हैं। और दूसरा ये होता है कि ढाल वाली ज़मीन पर हम लोग गड्ढे को इस तरीके से खोदते हैं जिससे कि उसमें पानी की क्षमता थोड़ी ज़्यादा रुक जाए। जो ऊपरी हिस्सा होता है उसमें से हम लोग थोड़ा सा गड्ढे को ऊपर की तरफ खोदते हैं जिससे कि यदि थोड़ी बारिश होगी तो पानी उसमें रुका रहेगा। तो इस पद्धति से जब हम गड्ढे करते हैं तो निश्चित ही उसमें और काली मिट्टी डालते हैं और उसमें गोबर खाद मिलाते हैं। तो जो पौधों की हम लोगों ने यहाँ पर जो सर्वाइवल देखा है वो करीब 97-98% प्रतिशत तक सर्वाइवल होता है और वो बहुत ही एक अच्छा माना जाता है। जी डॉक्टर साहब, बात बागवानी उद्यानिकी की चली तो इसमें फलदार सब्जियां इत्यादि हुई होती हैं, तो हम पहले फलदार वृक्षों की बात करते हैं। तो झाबुआ पूरे क्षेत्र में किन किन फलदार वृक्षों की संभावना है और किनका आपने रोपण करवाया है? एक्चुअल में झाबुआ और अलीराजपुर जिला एक समय संयुक्त जिले थे और इसमें 6 विकासखंड अभी झाबुआ में और 6 अलीराजपुर में है। अलीराजपुर विकासखंड का जो जिला है उसकी जो भूमि है वो काफ़ी गहरी है और रेतीली है। वहाँ पर हम लोगों ने काफ़ी पहले आम के कई सारे बगीचे लगवाए क्योंकि वहाँ आम की उपयुक्तता थी, पहले से ही कुछ पौधे लगे हुए थे। और झाबुआ का जो क्षेत्र है उसमें हम लोगों ने अमरूद को ज़्यादा प्राथमिकता दी है।
अमरूद के साथ साथ में कुछ जगह हम लोगों ने नींबू है या संतरा है या मौसमी है, इस तरह के पौधे भी लगाए हैं। और अलीराजपुर में सबसे ज़्यादा आम का हमने प्लांटेशन करवाया है। और ये आप मान के अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर एक आम महोत्सव भी हुआ था, जिसमें करीब 150 से लेकर 160 किस्म के आम अलीराजपुर ज़िले में आए थे अलग अलग क्षेत्रों से। तो वो मतलब दोनों या तीनों तरह की खेती यहाँ पर होती है। तो ये झाबुआ ज़िले को अमरूद के लिए और अलीराजपुर ज़िले को आम के लिए हम मानते हैं कि बहुत उपयुक्त है, और यहाँ पर पहले से काफ़ी अच्छी खेती हो रही है। तो किसान भाइयों, अभी आपने समझ रहे हैं कि झाबुआ और अलीराजपुर के हमारे जो किसान भाई हैं, गाँव में रहते हैं, जिनके पास पहाड़ी क्षेत्र और ढालू भूमि है, वो दिशा के विपरीत पौधे लगाकर अमरूद, आम और संतरा ऐसे फलदार या व्यावसायिक रूप से जो जिनसे फ़ायदा होता है ऐसे वृक्षों का रोपण करें, और कुछ जगह लगवाए होंगे। डॉक्टर साहब, जो लगवाए हैं आपने, उनके बारे में बताएं। जैसे हम लोगों ने काफ़ी क्षेत्र हैं, मतलब जैसे झाबुआ ज़िले में पेटलाव क्षेत्र है या मतलब अलग रामा विकास खंड है, यहाँ पर हम किसानों को काफ़ी पौधे लगवाएं। इवन अभी तो अमरूद में भी आजकल जो एक बड़ा अमरूद होता है जिसको हम थाई अमरूद कहते हैं, और वो मीठा कम होता है, तो इसकी मतलब अच्छी अमरूद की काफ़ी मांग है। और ये पेटलावद क्षेत्र में मतलब जब पूरे साल भर में 2 या 3 बार जो 3 बहार होती हैं पौधों की, उन तीनों बहारों में लगातार ये मतलब अमरूद की फसल आ रही है, और इसका जो मार्केट हो रहा है वो यहाँ से सीधे दिल्ली तक हो रहा है। मैं आपको एक और बड़ी अच्छी बात बताना चाहता हूँ कि झाबुआ ज़िले में जब कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना हुई थी, उस समय हम लोगों ने यहाँ पर देखा था कि सब्जियों की खेती के बारे में लोगों में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी। तो हम लोगों ने यहाँ उन्होंने सब्जी के बारे में बताना शुरू किया, और धीरे धीरे यहाँ पर जो पेटलावद ब्लॉक है, राणापुर ब्लॉक है, रामा ब्लॉक, ये तीनों ब्लॉक जुड़े हुए हैं, वहाँ पर टमाटर की खेती काफ़ी एकदम एडवांस मतलब बढ़ी आगे। और करीब 20 से 25 साल से लगातार यहाँ टमाटर की खेती होती है, और यहाँ से प्रतिदिन मौसम सीजन के समय में 20 से 25 ट्रक लोड दिल्ली या उसके आसपास के क्षेत्र में जाता है। और बाद में ये टेक्नोलॉजी पूरे और क्षेत्रों में भी गई। तो झाबुआ क्षेत्र का जो मतलब झाबुआ क्षेत्र में ये टमाटर की खेती के बारे में भी काफ़ी लोगों को अवेयरनेस है। परंतु जैसा हम सभी जानते हैं, लगातार एक ही तरह की फसलें लेते रहने से इनमें समस्या आने लगी थी। बाद में हम लोगों ने इनको प्लांटेशन की तरफ डाइवर्ट किया, और अभी यहाँ पर अमरूद है, इवन केला भी कुछ लोग लगा रहे हैं, पपीता है, और अमरूद में जैसे मैंने अभी आपको बताया कि थाई अमरूद जो कि एक थाई और गुआवा लगा हुआ है, उसकी काफ़ी दिल्ली में मांग है, और लगातार यहाँ से वहाँ तक जा रहा है। जी बिल्कुल, हमारे किसान भाई इस बात को समझ रहे होंगे कि वो ज़रूर उद्यान की फसलें करें। यहाँ की जो डॉक्टर साहब ने जो मेहनत करी उससे रंग ला रही है, और पूरे प्रदेश के किसान भी जान लें कि झाबुआ में कैसे किसान उन्नत हो रहे हो। डॉक्टर साहब, बात सब्जियों की चली, तो सब्जियों के लिए आप क्या तकनीकी मार्गदर्शन देते हैं? जिसे जैसा मैंने आपको बताऊँ कि शने जैसे कोई भी चीज़ सुधार आता है, तो जब हम लोगों ने यहाँ पर टमाटर की खेती की शुरुआत की थी तो लोगों में उतनी जानकारी नहीं थी। इवन जो हम स्टेकिंग कहते हैं, पौधों की सदाई, उसके बारे में लोगों में जानकारी नहीं थी। बाद में हम लोग उन्हें पहले बताया कि आप इसको, चूँकि ये क्रीपिंग मतलब एक रेंगने वाली किस्म का पौधा होता है, तो इसको हमने सदाई के लिए बाँस की सदाई दी। बाद में पता लगा कि खेत में बाँस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, फिर हमने तार के द्वारा उसकी सदाई शुरू करी। और उसके बाद बीच में धीरे धीरे जब अच्छी वैरायटी आई और हाइब्रिड्स आए, तो उसमें एक तार भी छोटा पड़ने लगा। तो बाद में हमने 2 तार उनको लगा के उनको कोशिश करी कि उनको आगे बढ़ाया जाए। इसके बाद में जब लगातार हम एक ही फसल को लेते रहे और लगा के पौधों में कुछ बीमारियां आने लगी हैं, तो फिर हमने उसको मेड़ पद्धति के द्वारा उसको लगाना शुरू किया। पानी की कमी होती रही निरंतर, जब पानी कमी हुई तो बाद में पता चला कि अब इस फ्लड इरीगेशन में हम इनको खेती नहीं कर सकते, तो ड्रिप इरीगेशन पे हम उनको ले गए। और ड्रिप इरीगेशन के बाद में अभी कम से कम 4-5 साल से हमने उसको ऊपर पॉली मल्चिंग मतलब प्लास्टिक मल्चिंग भी लगाई है, जिससे कि किसानों में बीमारियां भी कम आ रही हैं और पानी बच रहा है। और लगातार उसकी जो टमाटर एक ऐसी फसल होती है जो कि साल में कम से कम 7 से 8 महीने तक खेत में रहती है। और किन्हीं विषम परिस्थितियों में कई बार ऐसा होता है कि यदि थोड़ा भी इस साल जैसे फसल अभी लगातार बारिश से ख़राब हुई तो अचानक टमाटर की फसल में काफ़ी उठाव आ गया है, तो किसानों को काफ़ी लाभ हो रहा है। जी जी जी। तो किसान भाइयों, अब वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हम आपको बड़ी रुचिकर जानकारी देंगे। आगे का कार्यक्रम देखते रहिए। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ?
अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, छोटे से अंतराल के बाद फिर आपका एक बार स्वागत है। किसान भाइयों, हम इस समय झाबुआ के कृषि विज्ञान केंद्र में हैं। यहाँ के कृषि क्षेत्र को हमने देखा और हम यहाँ किसानों को उद्यान की फसलों के बारे में जानकारी दे रहे हैं कि क्या हमारे यहाँ के वैज्ञानिकों ने उनके लिए काम किया है। आइए डॉक्टर साहब से और जानते हैं। डॉक्टर साहब, बात अगर अच्छे पौधों की है तो उनको, अगर हमारे यहाँ के जो उद्यान की किसान हैं, उनको कैसे आप पौधे उपलब्ध कराते हैं? एक्चुअल में क्या है, जैसे अपन सब जानते हैं कि यदि अभी किसी भी पौधे को, किसान को यदि हम समझाएं कि भाई तुम किसी भी फल की खेती करनी है, तो यदि आप उसमें देसी तरह के पौधे लगाएंगे तो हम सभी जानते हैं कि उसमें काफ़ी समय लगता है और गुणवत्ता भी कई बार वैसी प्राप्त नहीं होती है। तो निश्चित ही अब हम उन्हें ये बताते हैं कि आपको जो संकर किस्म के या हाइब्रिड जो पौधे आते हैं या ग्राफ्टेड पौधे आते हैं, चाहे वो अनाज की फसलें हों, चाहे वो फलों की किस्में हों, उसमें जितने भी मतलब ग्राफ्टेड पौधे आते हैं वही हम लगाने के लिए कहते हैं। और इस क्षेत्र के लिए जो उपयुक्त जातियाँ हैं, जैसे यदि हम आम की बात करते हैं तो आम में यहाँ क्या हो रहा है कि 2-3 तरह की किस्में बहुत ज़्यादा चलती हैं। एक राजापुरी किस्म है जो कि प्रिजर्वेशन के लिए अच्छी है, जिसका मतलब अचार वगैरह बहुत अच्छा बनता है। इसके साथ एक केसर किस्म है जो यहाँ गुजरात से लगे हुए क्षेत्र में है। इसके अलावा कुछ लंगड़ा है, फजली है। ये 2-3 तरह के जो आम है इस क्षेत्र में काफ़ी पाए जाते हैं, तो वो हम कहते हैं लगाने के लिए। इसके अलावा अमरूद में यदि हम देखते हैं तो एक वैरायटी जो ललित है या लखनऊ 49 है या इलाहाबादी सफ़ेदा है, और इन सभी के पौधों को हम लोग ग्राफ्टेड या गूटी से तैयार, चाहे वो हमारी गवर्नमेंट नर्सरी पे मिले या जो हमारी विश्वसनीय नर्सरी होती है जहाँ पर हमको ग्राफ्टेड पौधे लगता है कि यहाँ विश्वसनीय है और अच्छा मिल सकता है, तो वहाँ से हम उनको पौधे उपलब्ध कराते हैं। और अभी तो हम सभी लोग जानते हैं कि पहले इनकी दूरी भी ज़्यादा हुआ करती थी पौधे लगाने की। मतलब यदि आम को देखें तो उस समय पहले 10 मीटर पर लगाते थे, अमरूद को भी 6-7 मीटर पर लगाते थे, परंतु अब धीरे धीरे लोगों में ये प्रवृत्ति आ रही है कि इनको जो पास में मतलब हाई डेंसिटी प्लांटेशन के हिसाब से लगाया जा रहा है, जिससे कि उनकी जो मतलब जिसको अपन कहते हैं कि ट्रेनिंग प्रूनिंग या अन्य जो क्रियाएं होती हैं उनको करने में आसानी होती है, तो वो सभी चीज़ किसान अच्छी तरह से कर पाते हैं। तो वैरायटी के साथ साथ जो इस तरह की क्रियाएँ उनको ठीक तरीके से करने के लिए भी हम किसानों को जानकारी देते हैं, और उसका प्रभाव हो रहा है कि वहाँ लगातार इसे किसान इन फसलों को बढ़ाते जा रहे हैं और इसमें स्थायी आमदनी का साधन बन जाता है। खेती में लगातार ये होता है कि हर 6 महीने में या 2 महीने बाद कई बार कम ज़्यादा बारिश से स्थिति खराब हो सकती है, तो उसमें हम ये देखते हैं कि ऐसी स्थिति में होगा तो उसको स्थायी आमदनी प्राप्त करने के लिए यदि वो पौधे लगाता है तो उसकी आमदनी कई सालों तक आमदनी स्थायी हो सकती है। बिल्कुल। किसान भाइयों, बात आमदनी की चली तो निश्चित तौर से हमारे किसान भाई पहले से काफ़ी ज़्यादा सशक्त हो गए हैं। हमारे किसानों ने परंपरागत खेती के साथ साथ आधुनिक खेती तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में उद्यान की फसलों का सफल उत्पादन ले रहे हैं। ये हमने झाबुआ में देखा। डॉक्टर साहब, अगर हमारे किसान भाई अंतर्वर्ती खेती करें तो उसके बारे में आप क्या सुझाव देंगे? जैसे निश्चित ही यही माना जाता है कि यदि मान ली लैंड होल्डिंग कम है, किसान की ज़मीन कम है और उसको खेती करना है और अंतर्वर्ती फसल पौधे भी लगाने हैं, तो एक बड़ा अच्छा वो होता है कि यदि हम जहाँ भी पौधे लगा रहे हैं और उस पौधों के साथ साथ जब तक कम से कम 2 से 3 साल तक उसमें फलन नहीं होगा, क्योंकि उसको हमको मेंटेन करना पड़ेगा, उसकी प्रॉपर हाइट लेनी पड़ेगी। भले ही वो पौधे ग्राफ्टेड भी होंगे, तो ग्राफ्टेड पौधे में भी यदि मान लीजिए फल लगने लगते हैं तो उनको हम सलाह देते हैं कि आप इसमें फलन प्राप्त न करें, इसको अभी तोड़ दें और उसके बाद में जब ये 2-3 साल का पूरा भरपूर पौधा हो जाएगा तब इसमें हम फलन लेंगे। तो उसके दौरान बीच में हम आपको ऐसी फसलों का चुनाव कर सकते हैं जिनको की छाया पसंद होती है। शेड लविंग क्रॉप्स हैं, यदि वेजिटेबल में हम जाते हैं तो जैसे अदरक है, हल्दी है, या कम दिनों वाली पकने वाली फसल है जैसे उड़द है, मूंग है। इसके साथ साथ यहाँ पर एक बड़ी अच्छी बात है झाबुआ ज़िले की
आपको सुन के अच्छा लगेगा कि यहाँ पर आप ये मानिए कि करीब 40% एरिया में अंतर्वर्ती फसल लगाई जाती है पूरे एक ज़िले में। और चूँकि यहाँ पर अभी भी खेती बैलों से की जा रही है, तो मक्का के साथ में कपास है, मक्का के साथ में सोयाबीन है, मक्का के साथ में उड़द है। ज़मीन की अलग अलग ढाल और उसकी उत्पादक क्षमता के ऊपर इस तरह की खेती बहुत कॉमन है यहाँ पर। तो जिन क्षेत्रों में हम लोग फलन के पौधे लगाते हैं, वहाँ पर भी हम कोशिश करते हैं कि लगातार किसान अंतर्वर्ती फसलें लें, और जिससे उसको न्यूट्रिएंट भी मिलता रहे पौधों को, और उसकी आमदनी लगातार बनी रहे। और जैसे ही पौधा अपने पूरे बहार पे आता है, लगता है कि 3 से 4 साल हो गए और उसमें पूरा फलन आने लगा है, उसके बाद में यदि आवश्यकता हो, यदि किसान इतना समझदार है, तो उसमें ऐसी फसलों को, जैसे मैंने बताया कि शेड लविंग क्रॉप है, छाया पसंद करने वाली फसलें हैं, जिसमें खासकर अदरक और हल्दी है, इनको लगा सकते हैं। अन्यथा फिर वो उससे अपने फूलों की या फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। फूलों की भी इंटरक्रॉपिंग होती है, खासकर गेंदे की। हम देखते हैं कि दशहरा और दिवाली के समय पे गेंदे की इतनी मांग होती है, और उस समय यदि हमने इसको ठीक समय से प्लांट वो लगवा दिया, ट्रांसप्लांट कर दिया है, तो गेंदे की भी अच्छी फसल आती है। और आसपास क्षेत्रों में चूंकि दिवाली दशहरे की बहुत बड़ी भारी मांग होती है, तो उसको 10-15 दिनों में किसान को अच्छी आमदनी प्राप्त हो जाती है। तो ये हम लोग लगातार उनको जानकारी दे रहे हैं। किसान भाइयों, एक समय एक ही जगह पे 3 फसल कैसे लेते हैं, अभी डॉक्टर साहब ने बताया, अंतर्वर्ती फसल इनको बोलते हैं। डॉक्टर साहब ने बताया कि आप फलदार वृक्ष लगाएं, उनके बीच में सब्जियां लगाएं और फूल लगाएं, एक साथ 3 फसल लेके नहीं। निश्चित तौर से आमदनी बढ़ेगी हमारे किसान भाइयों को, और बढ़ भी रही है। हम चाहते हैं कि सभी किसान भाई इसको अपनाएं। डॉक्टर साहब, अगर बात अपन मार्केटिंग की करें, तो झाबुआ एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ के बारे में लोग जानते हैं कि यहाँ से परिवहन या बाजार से नहीं जोड़ा, तो उसके लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? निश्चित ही एक भारतीय कृषक की सबसे बड़ी समस्या एक यही है, और होता यही है कि जब कोई भी चीज़ वो पैदा कर लेता है, तो या तो मार्केट दूर होने से वहाँ नहीं पहुँचा पाता। परंतु अब एक क्या हो रहा है, जैसे स्वयं सहायता समूह है, एपीओ जिसको कहते हैं, या ग्रुप्स हैं, इन ग्रुप्स के माध्यम से किसान इकट्ठे होके रह रहे हैं। और ये निश्चित ही आपको सुन के अच्छा लगेगा कि झाबुआ ज़िले में 25 साल से दिल्ली मार्केट तक यहाँ से जो मटेरियल वो जाता है, डेली यहाँ से ट्रक भर के जाते हैं। वहाँ का एक रूट बना हुआ है, एक मिल्क रूट होता है ना, जैसे ऐसे टमाटर का भी रूट बना हुआ है, और वो किसान के बाहर अपने वो कैरेट को भर के रख देता है, और उनके सब पे मार्का लगा होता है, निशान लगे होते हैं, और ट्रक वाले जैसे ही आते हैं वहाँ से उठा के ले जाते हैं। और बाद में वहाँ जब दिल्ली मार्केट में जाके बिकने के बाद में उनके पास वहाँ से पूरी पर्ची आ जाती है, और यहाँ के कुछ लोग वहाँ पर मार्केट में बैठे हुए हैं जो कि मार्केट को मॉनिटर कर रहे हैं। मतलब ये हमारे पेटलावद और थांदला और रामा, इन 3 विकास खंडों के लोगों ने इस चीज़ को देखा है, और आने वाले समय में ये चीज़ लगातार बढ़ती जा रही है। इसके बाद उन्होंने अहमदाबाद है, बड़ौदा है, इंदौर है, जैसा हम सभी जानते हैं आजकल मोबाइल पे सब चीज़ उपलब्ध होती है जानकारी, और मंडी के उसके हिसाब से ये लोग अपने आप को जुड़े हुए। क्योंकि यहाँ तो निश्चित ही यहाँ की जो टाउन उनकी मतलब जो पॉपुलेशन बहुत कम है, जब वो मुख्यालय की मुश्किल से 40,000 के आसपास है, और बाकी भी दूसरे जो टाउन उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है। तो निश्चित ही ये किसान आप समझ गए हैं। दूसरा यहाँ लगा हुआ गुजरात है, दाहोद है, कि कई बार फूल के दाम जब यहाँ कम हो जाते हैं तो वहाँ बड़े हुए हो जाते हैं। तो किसान अब इतनी समझदारी तो धीरे धीरे आ रही है कि वो इन सब चीज़ों से अपने आप को बाहर निकाल पा रहा है और अच्छा फ़ायदा ले पा रहा है। तो किसान भाइयों, हम जब इस समय जहाँ बैठे हैं, ये कृषि विज्ञान केंद्र झाबुआ है, ये हम आपको बता दें कि बिल्कुल गुजरात के समीप है। हमारे किसान भाइयों को एक बात बताना और मैं ज़रूरी समझता हूँ कि आप एक बार झाबुआ आकर देखें कि इस पहाड़ी और ढालू क्षेत्र में हमारे किसान भाई किस तरह से परंपरागत खेती के साथ साथ अमरूद, आम, संतरा, सब्जी, खासतौर से टमाटर और फूलों का उत्पादन कर रहे हैं और भरपूर पैदावार ले रहे हैं। और इसका सही भाव भी हमारे यहाँ के जो पदस्थ अधिकारी हैं उनको दिला रहे हैं। दिल्ली, इंदौर और पास के जो अनेक बड़े बड़े शहर हैं वहाँ तक परिवहन हो रहा है, इससे सही भाव मिल रहा है। किसान भाइयों, अब वक्त है खबरें खेती का। आइए खबरें खेती जानते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आप सभी का स्वागत है। आइए पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। सबके सहयोग से बढ़ेगी प्राकृतिक खेती, किसान है वंदनीय, परवल बनी मुनाफे की फसल, बेड़ पद्धति से बुआई है लाभकारी और मिलेगा माली प्रशिक्षण। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि देश में प्राकृतिक खेती के मिशन पर सभी के सहयोग से आगे बढ़ा जाएगा। श्री तोमर नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन की राष्ट्रीय संचालन समिति की बैठक में बोल रहे थे।
उन्होंने कहा कि इस संबंध में अधिकारियों, राज्य सरकारों और केंद्रीय विभागों को समन्वय स्थापित कर मार्केट लिंक को सक्षम बनाना चाहिए, जिससे किसान अपने उत्पादों की बिक्री आसानी से कर सके। इस अवसर पर श्री तोमर ने केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा विकसित NMNF पोर्टल का लोकार्पण भी किया, जिसमें मिशन कार्यान्वयन, रूपरेखा, संसाधन कार्यान्वयन, प्रगति, किसान पंजीयन, ब्लॉग आदि के बारे में सभी जानकारी शामिल है, जो किसानों के लिए उपयोगी होगी। इसके साथ ही ये पोर्टल प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को मदद करेगा। बैठक में बताया गया कि दिसंबर 2021 से 17 राज्यों में 4.78 लाख हेक्टेयर से अधिक अतिरिक्त क्षेत्र प्राकृतिक खेती के तहत लाया गया है। 7.33 लाख किसानों ने प्राकृतिक खेती में पहल की है। किसानों के सैनिटाइजेशन और प्रशिक्षण के लिए लगभग 23,000 कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हमारे किसान देश की रक्षा के लिए काम करने वाले सैनिकों की तरह वंदनीय, अभिनंदनीय है। देश का पेट भरने के लिए किसान कई तरह के त्याग करते हैं। श्री तोमर भारत में बागवानी मूल्य श्रृंखला का विस्तार संबंधी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमें किसानों की आमदनी की चिंता करने की जरूरत है। व्यापारी उद्यमी को ध्यान रखना चाहिए कि कृषि उत्पादों के व्यापार का अधिकतम पैसा किसान को मिलना चाहिए। इससे हमारे किसान समृद्ध होंगे और अगली पीढ़ी भी खेती करने के लिए प्रेरित होगी। श्री तोमर ने ये भी कहा कि कृषि में तकनीक का उपयोग बढ़ाकर रोजगार के अवसर गांव में ही बढ़ाए जा सकेंगे। आज खाद्यान्न के मामले में भारत आत्मनिर्भर है, वहीं हम दुनिया को आपूर्ति कर रहे हैं। अधिकांश कृषि उत्पाद भारत में दुनिया में पहले या दूसरे नंबर पर है। हमारी कोशिश सभी उत्पादों में पहले क्रम पर खड़े होने की है। इस दिशा में भारत सरकार तेजी से काम कर रही है। खाद्यान्न फसलों के साथ ही बागवानी की खेती को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। छोटे किसानों के लिए केंद्र सरकार ने बागवानी मिशन प्रारंभ किया है, वहीं क्लस्टर कार्यक्रम भी संचालित किए जा रहे हैं। आमतौर पर मध्य प्रदेश में परवल की खेती बहुत कम होती है। जो थोड़े से किसान परवल को पान के बरेजों में उगाते हैं, उसकी मात्रा भी कम रहती है, जो शहरों की मंडियों तक नहीं पहुंच पाते हैं। अधिकांश परवल आसपास के राज्यों से प्रदेश में आता है, लेकिन नर्मदापुरम के किसान गोपाल दास कुशवाहा पहली बार परवल की खेती कर खूब मुनाफा कमा रहे हैं। नर्मदापुरम के तिंदवाला गांव में पढ़े लिखे किसान खेती में नए नए प्रयोग करते हैं। इस बार उन्होंने अपने खेतों में परवल उगाने का निश्चय किया, जिसके कलम वो अयोध्या से लेकर आए थे। खेतों में होने वाली कठिनाइयों को दूर करने में गोपाल दास कुशवाहा को कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी डॉक्टर संजीव कुमार गर्ग का मार्गदर्शन भी मिलता रहा। परवल की इस खेती की खासियत ये थी कि ये पूरी तरह से प्राकृतिक और जैविक तरीके से बनाई गई। रुपाई के 90 दिन के बाद से ही फल आना शुरू हो गए। गोपाल दास पिछले 8 महीने से लगातार फसल ले रहे हैं, जिससे लगभग 15 क्विंटल फल प्राप्त भी हो चुकी हैं। किसान गोपाल दास का ये भी कहना है कि परवल की खेती में अन्य फसलों की तुलना में कीट और व्याधियों का प्रकोप बहुत कम होता है। अन्य किसान भी गोपाल दास की प्रेरणा से अब परवल की फसल उगाना चाहते हैं, जिसके लिए कुशवाहा जी ने कल में तैयार कर ली है। इन दिनों अधिकांश किसान अपने खेतों में गेहूं की बुआई या तो कर चुके हैं या कर रहे हैं। बुआई की अलग अलग पद्धतियां हमारे देश में प्रचलित है। बुआई की परंपरागत छिटकवा विधि को ऊंची लागत और जलवायु परिवर्तन की दोहरी मार से बचाने के लिए कृषि वैज्ञानिकों ने कुंड और नाली विधि अथवा बेड पद्धति से बुआई करने की तकनीक विकसित की है। कुंड और नाली विधि की बदौलत खेतों में बारिश के पानी का ज्यादा संरक्षण होता है। इसकी वजह से फसल की उपज में 20 से 25% तक का इजाफा होता है। खेती की लागत घटती है क्योंकि खरपतवार और कीट का प्रकोप कम होता है। इतना ही नहीं, कुंड और नाली विधि की बदौलत खेतों में बारिश के पानी का ज्यादा संरक्षण होता है और मिट्टी की नमी ज्यादा टिकाऊ होती है। भारत में बेड़ अथवा कुंड और नाली विधि से बुआई की शुरुआत 1991 में गंगा के मैदानी इलाकों में धान और गेहूं की फसलों के लिए की गई थी। इसने सफलता को देखते हुए धीरे धीरे अन्य फसलों में भी इस उन्नत तकनीक का विस्तार हुआ। अभी ये विधि मध्य प्रदेश में उन इलाकों में खूब प्रचलित है जहां पर खरीफ में मध्यम में भारी मिट्टी में सोयाबीन, उड़द, मूंग और अरहर उगाई जाती है।
देश में किसानों की आय बढ़ाने के लिए बागवानी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए समय समय पर किसानों और युवाओं को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना वर्ष 2022-23 के अंतर्गत राज्य के युवा बेरोजगारों के लिए माली प्रशिक्षण हेतु परियोजना स्वीकृत की है। योजना के तहत राज्य के बेरोजगार युवक युवतियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। योजना के तहत चयनित प्रशिक्षणार्थियों को विषय वस्तु के अंतर्गत पौधशाला प्रबंधन, बुनियादी उपकरणों की पहचान और उनका उपयोग, लैंडस्केपिंग और नामेंटल गार्डनिंग और कीट बीमारियां और उनका प्रबंधन, भूमि की जल निकासी और पोषण संबंधी आवश्यकता, उद्यानिकी फसलों का उत्पादन सहित अन्य विषयों पर विस्तार से प्रशिक्षित किया जाएगा। तो किसान भाइयों, आज की खबरें खेती में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।